दुनिया जहाँ से लॉग आउट होना नामुमकिन है और अगर आप यहाँ से मरे तो रियल लाइफ में भी आपकी तैयार पक्की है। यह कहानी है आइनक्राफ्ट की, एक ऐसा फ्लोटिंग कैसल जिसमें फंसे हुए हजारों प्लेयर अपनी जान बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्लेयर 5th फ्लोर पर पहुँचते हैं सिचुएशन सडनली और डेंजरस हो जाती है। यह मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं खुद प्लेयर। इसमें 2 पावरफुल गिल्ड मौजूद है, आइनक्राफ्ट लिबरेशन स्क्वाड और ड्रैगन नाइट्स ब्रिगेड, जो मिलकर गेम क्लियर करने वाले थे, लेकिन अब वह एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके हैं। इसी वजह से उनका ईगो और पावर फाइट इतनी बढ़ जाती है कि अब उन्हें बॉस से ज्यादा एक दूसरे को हराने की पड़ी है। इसी केओस के बीच एंट्री होती है एक सोलो प्लेयर की, जिसे लोग कहते हैं पीटर। वैसे अगर आप लोगों ने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सीजन 1 देखा है तो आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दिसंबर 29, 2022 आइनक्राफ्ट फ्लोर और पार्ट 1 की शुरुआत में हम एक फ्लोर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे प्लेयर मौजूद थे। सामने की तरफ हम क्रीतो और अर्सुना को भी देख पाते हैं। जबकि क्रीतो अर्सुना को इतना परेशान देखकर उसे बता देता है कि अरे यार इतना टेंशन मत लो। अब ये सुनकर अर्सुना उस पर गुस्सा करने के साथ कहने लगे मेरे साथ किसी नो सीखिया जैसा बर्ताव मत करो। और क्रीतो क्या तुम्हें अपने वेपन की सर्विसिंग नहीं करानी? ये बात सुनकर क्रीतो कहता है कि बिल्कुल मैंने कल ही उसका इंतजाम कर दिया था, वैसे तुम्हारा क्या सुना। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद अर्सुना ने अपने स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसकी शार्पनेस को देखने के बाद क्रीतो अच्छे से समझ चुका था। साथ ही वो उससे कहता है कि लगता है मुझे अपनी सांस बचा कर रखनी चाहिए थी। जिस बात पर एग्री करते हुए अर्सुना बोलते कि बिल्कुल आखिरकार ये स्वॉर्ड मेरी जान है। अब ये सुनकर क्रीतो उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन वो सामने की तरफ देखने लगा जहाँ पर उसको एक पोशाक पहनी हुई लड़की दिखाई देती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन ड्रैगन नाइट ब्रिगेड गिल्ड का मेंबर है और इसका नाम है रीडो। यहाँ तक कि वो सबको लीड करते हुए कह रहा था ठीक है अब समय हो गया है तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं ड्रैगन नाइट्स ब्रिगेड का लीडर हूँ और इस मिशन के लिए मैं आपका रेड लीडर होऊंगा। इसी वजह से आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसकी ऐसी स्पीच को सुनने के बाद ड्रैगन नाइट ब्रिगेड गिल्ड के मेंबर्स उसके लिए तालियां बजाने लगे थे। उन सबके ऐसी तालियों को सुनने के बाद केबाव चिढ़ते हुए सामने की तरफ आते हुए बताना शुरू करता है मैं आइनक्राफ्ट लिबरेशन स्क्वाड का केबाव हूँ, मैं आज आपका सब लीडर बनूंगा, तो चलो यह करते हैं। अब ये सुनने के साथ आइनक्राफ्ट लिबरेशन स्क्वाड गिल्ड के मेंबर्स अब उसके लिए तालियां बजाने लगे। दूसरी तरफ खड़ा रीडो का कहना है बॉस के अटैक्स के तरीकों और हर स्क्वाड के कंट्रीब्यूट के बारे में यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने पहले आपको समझाया था। साथ ही साथ आप सभी बेहतरीन प्लेयर्स के बिना हम इतनी दूर तक कभी नहीं पहुंच पाते और अगर आप अपनी उन काबिलियतों का साथ इस लीडर को दे दो तो मुझे पूरा यकीन है कि हम इस फ्लोर बॉस को हरा देंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर किबाओ कहता है कि लीडर आपने बस इतना किया है कि हमसे 1 सेकंड पहले आपने बॉस रूम ढूंढ लिया और आप लोगों के मन में काफी सारे सवाल होंगे कि ये दोनों गिल्ड आपस में यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ तक कि ये दोनों एक साथ कैसे हैं। इस सवाल का जवाब आप लोगों को आगे मिल जाएगा। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए रीडो कहता है कि तुम्हें पता है रूल तो यही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब इस बात को लेकर चिड़े हुए हो। अब ये सुनकर किबाओ सामने की तरफ आते हुए कहने लगा मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं चिड़ा हुआ हूँ, पर मेरे साथियों सुनो आज हम 5th फ्लोर पर पहुंच कर रहेंगे। जिस बात पर वहाँ के सारे मेंबर जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ खड़ी वो पोशाक वाली लड़की वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर 4th फ्लोर के बॉस की तरफ आ गया था, जहाँ पर किबाओ और उसके बाकी के साथी उस पैकेज को इंजर करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसका बाल तक पाका नहीं कर पा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंड्रू काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने के साथ अपने स्केलेबर का इस्तेमाल करने के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिस अटैक उस पैकेज ने ब्लॉक कर दिया था। अब ये देखने के साथ सामने की तरफ आ जाता है क्रीतो, जो आते के साथ अपने स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस पैकेज पर काफी बड़ा सारा अटैक कर देता है। और अब बारी आ गई थी असुना की, जिसने नीचे से उस पर ब्रूटल अटैक कर दिया था। साथ ही साथ उन दोनों के कंबाइन अटैक की वजह से उसकी पावर काफी जल्दी ड्रेन होने लगती है। इसी वजह से पैकेज आगे की तरफ भागते हुए अपने वाटर वेव से उन पर एक साथ अटैक कर देता है, पर उनके पास डिफेंसिव शील्ड होने की वजह से उनको इस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ वो सारे के सारे एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं और इन अटैक को डॉज करना भी उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से वो सामने की तरफ जाने लगा ताकि वो अपनी जान बचा सके। वहीं दूसरी तरफ किबाओ काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने के साथ अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह पर एक सलाश अटैक कर देता है और ये वाला अटैक पैकेज के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ चुका था, क्योंकि उसकी छठी लेयर की पावर धीरे धीरे माइनस में जाने लगी थी। जो सब देखने के बाद किबाओ काफी ज्यादा खुश होने के साथ अपने साथियों से कहता है कि देखो दोस्तों मैंने ये कर दिखाया, अब उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है, तो आगे बढ़ो और उसे मार गिराओ। अब ये सुनकर उसके साथ ही जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, लेकिन ड्रैगन नाइट ब्रिगेड के मेंबर कैसे पीछे रह सकते हैं, जबकि उनका लीडर सामने की तरफ आते हुए अपने साथियों से कहने लगा तुम्हारे गेज अभी अभी नीचे गिरे हैं, इसी वजह से स्क्वाड टीम बदलने के लिए तैयार हो जाओ और स्क्वाड अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। टीम बदलने वाली बात को सुनने के बाद किबाओ गुस्सा करते हुए कह रहा था ये क्या बकवास है, हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसकी इस बात पर रीडो बताता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, इसी वजह से रोटेशन पर टिके रहो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर किबाओ कहता है कि यह तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम आखिरी हमला खुद हथियाना चाहते हो और मुझे सब समझ में आ रहा है, इसी वजह से यह तो दिन की तरह साफ है। और उन दोनों का झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ पाता उससे पहले क्रीतो ने बता देता है कि देखो वो यहीं पर आ रहा है। अब ये सुनकर दोनों ही गिल्ड के लोग चौकन्ने हो जाते हैं, पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी, क्योंकि पैकेजिस ने अपना फाइनल मूव चल दिया, जिसमें पानी की काफी लंबी वेव उनकी तरफ ही बढ़ने लगी। इसी के चलते वहाँ के सभी लोग उस वेव की चपेट में आ चुके थे, लेकिन क्रीतो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करने के साथ अपने स्वॉर्ड उस प्लेयर पे काट देता है ताकि वो उस वेव से बच सके। यहाँ तक कि उसने अपना हाथ अर्सुना के लिए भी बढ़ा दिया था, जिसको अर्सुना ने तुरंत पकड़ लिया। यहाँ तक कि वो दोनों एकदम सेफ हैं, लेकिन इसकी वजह से वो उसका सामना करने के लिए नहीं जा सकते। इसी वजह से क्रीतो ने आर्गो का नाम ले लिया था और ये आर्गो और कोई और नहीं बल्कि वही पोशाक वाली लड़की है जो एक एजेंट के तौर पर क्रीतो के लिए काम कर रही है। जबकि आर्गो गेट खुलने के साथ वहाँ से भाग चुकी, क्योंकि वहीं की तरफ सारा का सारा पानी बाहर की तरफ निकलने लगा था। वहाँ का सारा पानी निकलने के बाद अर्सुना और क्रीतो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको अपनी तरफ आता देखकर पैकेजिस ने तुरंत वाटर
फ्लो से उन पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो दोनों कैसे न कैसे करके उसके अटैक से बच जाते हैं। इसी के साथ उन दोनों ने एक साथ उस पैकेज पर कंबाइन अटैक कर दिया और इस कंबाइन अटैक की वजह से उसकी लास्ट वाली पावर भी खत्म हो चुकी। इसी के साथ उन्होंने 4th फ्लोर को क्लियर कर दिया था। क्लियर हो जाने की वजह से वहाँ के सारे लोग खुशी के मारे झूम उठे, जबकि सामने की तरफ हम उन दोनों लीडर को देख पाते हैं जिनकी हालत देखने में काफी बुरी दिख रही थी। जबकि लीडर कहने लगा कि बाबू अरे यार क्या तुम मुझसे जरा दूर हटोगे। अब ये सुनकर कि बाबू उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था अबे साले जरा देखियो कौन किसके ऊपर चढ़ा हुआ है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हाई फाई करते हैं और इस सीरीज का नाम है द स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन द प्रोग्रेसिव स्किट्स ऑफ डीप नाइट। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर आइनक्राफ्ट की 5वीं मंजिल कार्विन की तरफ आ गया था और वहीं के एक रेस्टोरेंट में हम उन्हीं तीनों को देख पाते हैं जहाँ पर क्रीतो उन सभी से कह रहा था ठीक है 5th फ्लोर पर पहुंचने का जश्न बनाने के लिए यह जगह एकदम सही है। जिसके बाद वो तीनों एक साथ चीयर्स करते हैं, लेकिन कार्गो एक ही सांस में अपने ड्रिंक को पीने के साथ और मांगने लगी। जबकि क्रीतो आर्गो को बताता है कि उस बॉस रूम में हमारी मदद करने के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बात सुनकर कार्गो कहती है क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी गाइड में बॉस रूम से पानी निकालने की पॉसिबिलिटीज के बारे में टिप्स शामिल करने का मौका मिला, इसलिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती थी। जो सुनने के बाद क्रीतो बोलता है कि सच कहूँ तो मुझे यकीन था कि तुम मुझे मना कर दोगी। जिसका जवाब देते हुए आर्गो बताती है कहने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी तुमको मेरा दिल बाद में मिलेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद क्रीतो परेशान होने के साथ उससे कहने लगा अरे मुझ पर नरमी बढ़ तो ठीक है, लेकिन वो बंदी कह रही थी फिर भी 4th फ्लोर को पार करने में 1 हफ्ता लगा है ना, पर मैंने जितना सोचा था उससे तो जल्दी ही हो गया। अब ये सुनकर क्रीतो से सवाल करता है 1st फ्लोर को खाली करने में पूरा 1 महीना लग गया था है ना। इस सवाल का जवाब देते हुए आर्गो कहती कि वैसे अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो साल खत्म होने से पहले हम फ्लोर 6 तक पहुंच सकते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रीतो कहता कि अरे साल को खत्म होने में केवल 2 ही दिन बचे हैं, इसी वजह से मैं यह नहीं कहूंगा कि यह मुमकिन है। फिर यासिन अर्जुना की तरफ आता है जो एकदम चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। अब ये देखकर क्रीतो उससे सवाल करने लगा क्या कुछ हुआ है अर्जुना, जिस पर अर्जुना कहने लगी ये एक साथ ही हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। पर उन दोनों को उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इसी वजह से अर्जुना उन्हें बता देती है अरे वो लास्ट अटैक बोनस क्या तुम भूल गए। और क्रीतो की शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इसे सच में भूल गया है। जबकि अर्जुना एक ही सांस में अपने ड्रिंक को खत्म करने के साथ उसे बताना शुरू करती है वह आखिरी था और हमारे सोर्ड स्किल जो एक ही समय पर उससे जा लगी थी और तुम ये बात जानते ही हो, तो फिर इसी वजह से तुम्हें वह बोनस का हक मिलता है। जिस बात का जवाब देते हुए क्रीतो बताता है कि खैर ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे स्किल तुम्हारे स्किल से बस 1 पल पहले ही लगी होगी, इसी वजह से वह बोनस मुझे मिल गया। और मेरे को ये भी लगता है कि सिस्टम ने मेरे सबसे पहले अटैक को पहले मान लिया। चलो आर्गो तुम तो कुछ उसे बताओ। क्रीतो की ऐसी बातों को सुनकर आर्गो उसे बता देती है कि मुझे अपने कपल के झगड़े में मत घसीटो। अब ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि आर्गो कहने लगी खैर मुझे इसके लिए माफ कर देना, पर जरा मुझे अपना रोस्ट चिकन देना। और अर्जुना ऐसा कर भी देती है। साथ ही वो कहने लगे लेकिन तुम सही कह रही हो, हमारी रफ्तार काफी तेज है और ये रेड से दूसरी तीसरी और चौथी मंजिल पर रफ्तार तो बस बढ़ती जा रही है। इस बात पर आर्गो कह रही थी इसका क्रेडिट की बाहो की एएलएस और रीडो के टीकेबी को जाता है जो खुलेआम एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। वैसे एएलएस का मतलब है आइनक्राफ्ट लिबरेशन स्क्वाड और दूसरा टीकेबी का मतलब है ड्रैगन नाइट ब्रिगेड। जबकि वहीं पर बैठा हुआ क्रीतो का कहना है जिससे अब तक अच्छे नतीजे मिले हैं, लेकिन यह अभी तक एक गलत तरीका है। जिस पर एग्री करते हुए अर्जुना कहते कि कल की बॉस रेड के दौरान उनमें तालमेल बिल्कुल भी नहीं था। जिस पर क्रीतो का कहना है खैर वे लोग जब भी मिलते हैं इसमें ही उलझ जाते हैं। ये बात सुनकर अर्जुना कहते कि आज हमारे पास जो असोल्ट टीम है वह असल में टाइबेल की रेड पार्टी का ही हिस्सा है ना। और क्योंकि फ्लोर फर्स्ट की रेड में टाइबेल मारा गया था इसलिए रीडो ने आगे की कमान संभाली और टीके भी बनाई है ना। अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 देखा होगा तो आपको टाइबेल के बारे में पता होगा कि ये बंदा है कौन। अगर आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा है तो चाहो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा तभी मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा वरना भूल जाओ। जिसके बाद क्रीतो बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगा लेकिन फिर की बाहू को रीडो की लीडरशिप वाले तरीके खटकने लगे और उसने ज्यादा टीम पर पेश एएलएस शुरू कर दिया। साथ ही साथ दोनों गिल्ड खुद को मेन असोल्ट टीम मानते हैं। जिसके जवाब पर आर्गो बोल पड़े रीडो का तरीका यह है कि वह सबसे बेहतरीन प्लेयर को रिसोर्सेज का सबसे बड़ा हिस्सा देकर गेम को पार करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कि वो हमेशा इस बात पर जोर देता रहता है कि रिसोर्सेज को जितना हो सके उतना ज्यादा बांटा जाना चाहिए। इस पे क्रीतो बताने लगा था वह दोनों ही डियाबेल के सक्सेसर बनने की होड़ में हैं, लेकिन उनके प्रिंसिपल एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। उसकी इस बात पर अर्जुना बताती कि लेकिन क्या डीकेबी और एएलएस ने मिलकर अकाउंट डाउन की पार्टी की प्लानिंग नहीं बनाई थी, तो फिर रेड्स के बाहर भी वे एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते। जिसके जवाब पर आर्गो बताती है खैर मुझे यकीन है कि वह दोनों गिल्ड भी न्यू ईयर पर झगड़ा नहीं करना चाहेंगे। अब ये सुनकर क्रीतो सवाल करता है रुको तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अब ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो चुके थे। जबकि अर्जुना का कहना है क्या तुम्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया। अब ये सुनकर क्रीतो कहता है कि और मुझे किस लिए इनवाइट किया जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्गो से बताना शुरू करती है अरे अरे मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या तुमने अभी अभी ये नहीं कहा था कि साल में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो फिर परसों कौन सा दिन है। जिस पर क्रीतो उन्हें बता देता है कि जाहिर है परसों 31 दिसंबर है। अब ये सुनकर वो दोनों ही यहाँ भरने लगे थे। जबकि असुना कहने लगे ठीक उसी रात यानी नए साल के पर 2 मेन गिल्ड मिलकर एक काउंटडाउन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। असुना की ऐसी बातों को सुनने के बाद क्रीतो एकदम हैरान होने के साथ कहा अरे ये तो मेरे लिए एकदम नई बात है। फिर वो अपने ड्रिंक को गटकने लगा। साथ ही वो उससे सवाल करता है वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें इसके बारे में किसने बताया असुना। जिस पर असुना बताने लगी। उसकी इस बात पर असुना बताती कि है डीकेबी का शिव आता है वैसे मुझे दूसरे लोगों से भी कई सारे आईएमएस मिले थे, पर तुम्हें इतना मुंह फेरने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि न्यू ईयर ईव के लिए अर्जुना के पास काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी और इन्हीं बात को अच्छे से समझने के बाद क्रीतो को कहना है तो किसने अपना मुंह फुला रखा है। वैसे भी सोलो प्लेयर्स पार्टी करने वाले टाइप के होते ही नहीं है। अब ये सुनकर अर्जुना उसे और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए कह रही थी तो तुमको सच में लगता है कि तुम सच में सोलो खेल रहे थे है ना। तभी वहाँ पर अचानक से आर्गो हंसने लगे थे। अब उसके
फंसने का रीजन क्रीतो पूछता है, जिस पर आर्को बताने लगी, नहीं नहीं मेरी फिक्र मत करो, ठीक है मुझे लगता है कि अब मैं चलती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रीतो कहता है कि लेकिन तुम अभी क्यों जा रही है, और मैंने स्वीट्स का ऑर्डर दे दिया है। जिस पर आर्को बताने लगी, मुझे इस टाउन के क्वेस्ट और जहाँ पर बिकने वाली चीजों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, इसलिए फिर मिलेंगे। पर वो जाते हुए असुना से कहती है कि जिस चीज के बारे में तुमने मुझसे पूछा था उसके लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए, जैसे ही मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक वेट्रेस उनकी स्वीट्स को सर्व करते हुए कह रही थी, मैं आपके लिए डेजर्ट में ब्लूबेरी टॉर्टस लाई हूँ, वैसे क्या 2 सर्विंग काफी रहेगी। जिस पर क्रीतो पूरी तरह से एग्री था, जबकि दूसरी तरफ अर्सुना उस डेजर्ट को खाने के लिए काफी ज्यादा बेताब दिखाई दे रही थी। जबकि क्रीतो इस डेजर्ट के बारे में अर्सुना को बताता है कि ये टार्ट्स लिमिटेड मेन्यू आइटम है जो बफ के साथ आते हैं। ये बात सुनकर अर्सुना कहते हैं कि बफ से तुम्हारा मतलब स्टेटस इफेक्ट है ना। वैसे ये देखने में बिल्कुल आम ब्लूबेरी स्टार्स जैसा ही लगता है, तो फिर इनका असर किस तरह से होता है, इस पे क्रीतो बताने लगा था, तुमको ये जानने के लिए गहराई में जाना होगा। जो सब कहने के बाद वो उसको खाने लगा और ऐसे ही अर्सुना भी करने लगती है। पर जब उसने वो खाया तो वो उसको काफी ज्यादा टेस्टी लगने लगा, यहाँ तक कि उसकी एचपी के आगे एक आइकन शो होने लगा था, जिसके बारे में वो क्रीतो से पूछती है। जिस पर क्रीतो बताने लगा, हमारे आसपास के फर्श को अच्छी तरह से देखो। उसके इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद अर्सुना ऐसे ही करने लगी। तभी सामने की तरफ उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देने लगा, जिसको उठाने के लिए वो चली जाती है। पर जब उसने वो उठाया तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्या किसी ने इसको गिरा दिया। तो सब कहने के बाद वो उसको क्रीतो के पास धर देती है, जिसको देखने के बाद क्रीतो कहने लगा, ये तो एक रैलिक है जो 5 फ्लोर के एंशिएंट डंजन पर आधारित है। तुमको इस तरह के छोटे छोटे रैलिक यहाँ हर जगह पर मिल जाएंगे, यहाँ तक कि 1-2 दिन में ही लोअर फ्लोर से ढेरों प्लेयर्स यहाँ ऊपर आ जाएंगे। इसलिए शायद पूरे टाउन में रैलिक की खोज का एक फेस्टिवल बनाया जाएगा। अब ये सुनकर अर्सुना आसपास की जगह देखने लगी जहाँ पर उसे एक और रैलिक मिल जाता है, इसलिए वो उसको उठाने के लिए जाने लगी। जो देखकर क्रीतो उसे बताना शुरू करता है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ रैलिक की खोज में ना फंसो, क्योंकि नॉर्मल गेम्स में मैप पर तुमको दिखाया जाता है कि चीजें कहाँ पर है, या फिर वह स्क्रीन पर चमकने लगती है, लेकिन एसईओ में उन्हें बस जमीन पर गिरा दिया जाता है। ये बात सुनकर अर्सुना हैरान होते हुए कहती है, लेकिन मुझे तो वह चीजें चमकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो बफ असल में है। जबकि क्रीतो को कहना है, ये गिरे हुए कॉइन या हल्की चमकती हुई ज्वेलरी के आकार में एक जबरदस्त डील है। अब ज्वेलरी शब्द को सुनने के बाद अर्सुना काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुकी थी, इसलिए वो क्रीतो के करीब आते हुए कहने लगी, ये बफ कितने समय तक रहता है और मैं भी रैली हंटिंग करना चाहती हूँ। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अर्सुना ने एक खंजर की तरफ काफी सारे रैली इकट्ठा कर दिए थे, और इतने सारे रैली को इकट्ठा करने के बाद उसको उसमें से जरा सी ज्वेलरी मिलती है, जिसको देखते हुए वो कह रही थी, अब मैं समझी कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम सही कह रहे थे, इसमें फंसना तो मुसीबत को दावत देना है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रीतो कहता है कि बीटा टेस्ट के दौरान कुछ प्लेयर तो मौके पर ही रैली हंटिंग के स्पेशलिस्ट बन गए थे, इसी वजह से उन्हें पूरे सम्मान के साथ रैली हंटर्स कहा जाता था। जबकि दूसरी तरफ अर्सुना का कहना है, क्या इसे रिस्पेक्टेबल माना जाना चाहिए वैसे, लेकिन क्या तुमको लगता है कि हमारे लिए इतनी सारी चीजें उठाना ठीक रहेगा। उसकी इस बात पर क्रीतो बताता है, क्या सुना, तुम्हें इस बात पर बुरा मानने की जरूरत नहीं है, इस पूरे टाउन में बिखरी हुई जितने भी एंशिएंट रैलिक है उनमें से हमने जो भी इकट्ठा किया है वह तो बस ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। और वैसे भी जहाँ तक गेम के अंदर के ट्रेजर ढूंढने की बात है, तो टाउन में एंशिएंट रैलिक को ढूंढना बस एक बोनस भर है, क्योंकि हमारे नीचे इनक्रेडिबल रूप से बड़े रंजन है। दूसरे शब्दों में कहे, वहाँ एक काफी बड़ा लैबिरिंथ है और वहीं पर असली ट्रेजर की खोज होती है। सच कहूँ तो टाउन में तुमको जो रैलिक मिले हैं उनकी कीमत ज्यादा नहीं होती। अब ये सुनने के साथ असुना को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो एक मुक्का उसके पेट पर चढ़ते हुए कह रही थी, ये बात तो तुम मेरे को पहले भी बता सकते थे, लेकिन वो सेफ जोन में होने की वजह से बच जाता है। साथ ही वो कहने लगा, यहाँ तक कि सेफ जोन में भी तुम्हारा वह मुक्का कोई मजाक नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर हम क्यों ना हंटिंग करते रहे जब तक ये बफ खत्म ना हो जाए, और मैंने जिन डंजन का जिक्र किया था उनकी सीढ़ियां ठीक वहाँ पर हैं। अब ये सुनकर असुना सवाल करती है, क्या वहाँ नीचे और भी बहुत कुछ है, जिस पर एग्री करते हुए क्रीतो बताता कि वहाँ पर सिर्फ कोइन ही नहीं मिलेंगे बल्कि मैजिकल इफेक्ट वाले रिंग और नेकलेस भी मिलेंगे। अब ये सुनकर असुना के चेहरे पर हम एक साफ साफ खुशी देख पाते हैं, जबकि क्रीतो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगा, हम काफी सारे एस्ट्रल से मिलेंगे, लेकिन बेसमेंट फ्लोर 2 में से सब कुछ फ्री फॉर ऑल जैसा है। और एस्ट्रल्स के बारे में वह एक तरह के मोशन होते हैं, तुमने कीड़े जैसे या आधे इंसान जैसे मोशंस के बारे में तो सुना ही होगा। इसी वजह से एस्ट्रल्स का कोई शरीर नहीं होता, इसलिए वह भूत जैसे होते हैं। और वो अपनी बात को कंप्लीट भी कर पाता उससे पहले ये सुना नियत कहने के बाद उसका मुंह बंद कर देती है। जो सुनकर क्रीतो नियत का मतलब पूछता है, जिस पर असुना बता देती है कि इसको रसियन में कहते हैं नहीं। जो सुनने के बाद क्रीतो निराश होते हुए कहने लगा, अब तुम किस बात के लिए मना कर रही हो, जिस पर असुना कहती कि मेरा मतलब है तुम कोई भी स्पॉइलर मत दो। अब ये सुनने के साथ क्रीतो हैरान होने के साथ कहने लगा, खैर मुझे लगता है कि पहले ये जान लेना कि तुम किस तरह की जगह पर जा रही हो और शायद थोड़ा मजाक कम कर दो, इसलिए असुना तुम ही हमें डंजन तक का रास्ता दिखाओगी। अब ये सुनकर असुना काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, पर वो खुद को संभालने के साथ कहने लगी, क्या ये सही है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं ठीक वैसे ही करूंगी जैसा तुम चाहते हो। इसी के साथ उनका वहाँ पर ये सफर शुरू हो चुका, जहाँ पर असुना क्रीतो को रास्ता दिखा रही थी, पर वो नीचे जा ही रही थी, लेकिन एकदम से सामने की तरफ का नजारा देखने के साथ कहने लगी, वह चट्टानें हमारा रास्ता रोक रही हैं, और इसी की वजह से अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन वहाँ पर क्रीतो को एक रास्ता मिल चुका था, इसी वजह से अब वो उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। पर एक दिक्कत है कि उन दोनों को नीचे झुकते हुए उस रास्ते को पार करना होगा, लेकिन हमारे क्रीतो का ध्यान तो कहीं और ही है, जिसकी वजह से वो चट्टानों से भी टकरा जाता है। और काफी लंबे सफर के बाद वो दोनों नीचे पहुंच जाते हैं, पर अपने सामने का नजारा देखने के बाद असुना तो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि उसको अपने सामने की तरफ काफी ज्यादा रैलिक दिखाई देने लगे थे, जिसको उठाने के लिए वो तुरंत चली जाती है। उसको इतनी जल्दी में ज्यादा देखकर क्रीतो कहने लगा, अरे यार जल्दी मत करो वरना गिर जाओगी। लेकिन असुना तो रैलिक उठाने में लगी हुई थी, जो देखने के साथ क्रीतो कहने लगा, दीवार के पास ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखना। और अब हम सेफ जोन से बाहर आ गए हैं, इसलिए यहाँ मोस्टर होंगे और उन्हें स्टैट घोस्ट कहा जाता है, वह कहीं भी समन हो जाते हैं। अब ये
सुनने के साथ उसने रैलिक को उठाना बंद कर दिया था। साथ ही वो कहने लगी, मुझे लगता है कि मैंने स्कॉटिश फोकटेल में दैत के बारे में पढ़ा था। ये बात सुनकर क्रीतो कहता है कि तुमको अपनी चीजों की अच्छी जानकारी है और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये वही घोस्ट टाइप है जिनका जिक्र मैंने पहले किया था। और जब जब क्रीतो घोस्ट का नाम लेता तब तब असुना काफी ज्यादा डर जाती। उसी वक्त वहाँ पर अचानक से कैंडल बुझ जाती है। अब अचानक से कैंडल बुझने की वजह से असुना के होश पहले से भी ज्यादा उड़ चुके थे, लेकिन क्रीतो फाइट के मूड में आ चुका था क्योंकि उसको लगने लगा था कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन वहाँ पर ये शांति काफी देर तक बरकरार रही। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लाइट शो होने लगी थी और इस लाइट को देखने के बाद असुना क्रीतो का शुक्रिया अदा करने लगे थे क्योंकि उसको लगने लगा था कि ये लाइट क्रीतो ने जलाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ उसने अपनी सोड को बाहर की तरफ निकाल लिया था। साथ ही वो उससे कहा था कि तुम भी तैयार हो जाओ। जो सुनने के साथ असुना ने भी अपनी सोड को बाहर की तरफ निकाल लिया। फिर हम उस लाइट की तरफ आते हैं जिसमें अजीब सी हलचल होने लगी, यहाँ तक कि उसमें से एक हाथ बाहर की तरफ आने लगा था। अब उसमें से हाथ को निकलता देखकर असुना की तो फट के चौसठ हो जाती है, यहाँ तक कि वो कहने लगी नहीं 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 ये वो नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं। जबकि दूसरी तरफ वो बंदी पूरी तरह से बाहर की तरफ निकल चुके थे, जिसकी वजह से हमें उसका नाम मालूम पड़ता है। उसका नाम है मोरफुल रेत, जो सीधे आते के साथ अपना भूतिया चेहरा दिखाने के साथ असुना पर अटैक कर देती है। उसको इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देखकर असुना जोर से चीखने लगी, यहाँ तक कि वो थोड़ा पीछे हट जाती है, जिसकी वजह से उसका पैर सीधे एक ट्रैप पर जा पड़ा और वो ट्रैप उसको नीचे ले डूबता है। उसको इस ट्रैप में फंसता देखकर क्रीतो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो उसी तरफ जाने लगा। लेकिन अब उसके लिए काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी क्योंकि वह ट्रैप अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसकी वजह से अब ऊपर की तरफ रह जाते हैं क्रीतो और मोरफुल रैप, जिनके दरमियान अब काफी खतरनाक तरीके से फाइट शुरू होने वाली है। और अचानक से यहाँ सीन कट होकर असुना की तरफ आ गया था, जो काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर रही थी। लेकिन खुद को संभालने के चक्कर में उसने अपनी सोड को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट नीचे गिरती है। फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पाती, जिसकी वजह से अब उसके पास अपनी सोड भी नहीं है, तो क्या वे अपना डिपेंड खुद कर पाएगी या नहीं। और दूसरी तरफ क्रीतो भी काफी ज्यादा मुश्किल हालातों में फंसा हुआ है। इसके बाद यहाँ से निकट होकर कुछ बंदूक की तरफ आ गया था, जो सीधे असुना की तरफ ही बढ़ रहे थे। अब यहीं से कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कौन कौन इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहता है। पार्ट 2 के लिए मेरे को 50 कमेंट चाहिए। और हाँ, एक ही बंदा 50 के 50 कमेंट मत कर देना, बाकी लोगों को भी मौका दो। साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। अगर इसका टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं इसका पार्ट 2 भी अवेलेबल करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं, ऐसा है ना।